Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are starting with the 16th chapter of biology, diseases, cause and control. छोटा सा चैप्टर है और सिंपल है, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये चैप्टर, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये यूनिट जो है, यूजुअली चिल्ड्रन थिंक दैट दिस इज़ अ वेरी इजी यूनिट. इजी तो है, नो डाउट, लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत है क्योंकि ना ये अभी तो सिलेबस के लिए है इम्पॉर्टेंट, मार्क्स स्कोर करने के लिए, एग्जाम्स के लिए, बट अदरवाइज ऑल्सो ये जो चीज़ें हैं ना, जैसे डिजीज़ है, हेल्थ से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, वो आपको ज़िंदगी भर काम आते हैं. आप आगे बायोलॉजी लें ना लें, ये आपकी लाइफ साइंस है एंड दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन योर लाइफ ऑल्सो. जो आप फ्यूचर लाइफ आपकी है उसमें भी दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल. तो अदरवाइज ऑल्सो ये हमारे लिए नॉलेज इसकी बहुत ज़रूरी है. तो अब हम स्टार्ट करें. सिलेबस का इंट्रोडक्शन दे रखा है आपको, ये दिस इज़ योर सिलेबस, जिसमें कि आपको टाइप्स ऑफ डिजीजेस देखनी है, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन देखने हैं, देन बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोन, हेलमिंथिक, वो डिजीजेस क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स और उनके कुछ डिजीजेस के बारे में डिटेल्स, कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन सा है, क्या सिम्टम्स हैं, ऑल दैट. सो फर्स्ट इज व्हाट इज अ डिजीज. जो हम डिजीज टर्म ये पढ़ रहे हैं, व्हाट इज इट. तो डिजीज़ के अब हम जब क्लास में पूछते हैं तो स्टूडेंट्स हैव अ वैरायटी ऑफ आंसर रिलेटेड टू दिस टर्म, कि डिजीज़ एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है. कुछ बच्चे कहते हैं कि हम पढ़ नहीं पाते, हम खेल नहीं पाते, वी हैव फीवर. अच्छा, डिजीज़ होती है और डिजीज़ के कुछ सिम्टम्स होते हैं, है ना. हम कह रहे हैं कि वी आर सफरिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर डिजीज, तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे वो डिजीज है. तो व्हाट डू वी हैव, एवरी डिजीज हैज सम सिम्टम्स. सिम्टम्स क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या है, वो इंडिकेशन है जो आपकी बॉडी में नज़र आते हैं. कई बार कुछ नज़र नहीं भी आते हैं, जो कि हमें बायोलॉजिकल लैब टेस्ट के थ्रू पता चलते हैं. वो सिम्टम्स होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर डिजीज़ को इंडिकेट करते हैं कि हाँ, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर बॉडी. अब जैसे कई बार छोटी मोटी डिजीज हो सकती है. जैसे सिम्टम्स क्या हो सकते हैं आपके, यू आर हैविंग अ हेडेक, यू आर हैविंग अ स्टमक एक, यू आर हैविंग फीवर, यू आर हैविंग रैशेस इन योर बॉडी, इचीनेस है, देयर इज इचीनेस इन योर बॉडी, or there's you're having vomiting, you're having diarrhea. All these जो conditions हैं जो हमारी बॉडी की, these are known as symptoms which lead to certain disease, which are an expression, these symptoms are an expression of a particular disease, कि हमें ये बीमारी है. That is why our body is showing those symptoms. Now first of all, what is a disease. disease क्या है कि whenever, जैसे हम disease word को अगर bifurcate करें तो हम इसको ऐसे बाइफरकेट कर सकते हैं कि व्हेन यू आर एट डिस ईज. ईज का मतलब क्या होता है, हमारा कंफर्ट. तो जब हम अपने कंफर्ट में नहीं हैं, हमारी जो बॉडी है वो एक कंफर्टेबल पोजीशन पे नहीं है, हम अपने प्रॉपर, जो हमारा एक तसल्ली वाली ज़िंदगी होती है ना, कि चैन से हमारी बॉडी बिल्कुल फिट एंड फाइन है, वो चीज़ हमें नहीं फील होती. हमें कुछ भी अनईजीनेस फील होती है अपनी फिजिकल कंडीशन में. सो दैट मीन्स वी आर नॉट एट ईज एंड दैट पर्टिकुलर कंडीशन इज नोन एज डिस ईज या डिजीज. सो डिजीज इज अ कंडीशन इन विच disease is a condition in which the normal functioning of the body is disturbed. अब ये जो डिजीज़ है आपकी, इसमें नॉर्मल फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो रही है, बट ज़रूरी नहीं है कि हर डिजीज़ के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़े. जैसे सिंपली आपको थोड़ा सा फीवर है तो आप सिंपली एक पैरासीटामोल ले लीजिए, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, सही हो जाएंगे. थोड़ी सी खांसी है तो आपके जो घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको कॉफ एंड कोल्ड में हेल्प करते हैं. मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि हम छोटी छोटी इन सिम्टम्स को लेकर डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं. वो हमारे जो घर में एल्डर्स होते हैं वही हमें क्योर कर देते हैं, बिकॉज दे आर सो एक्सपीरियंस्ड. तो these conditions are not very serious, but if these symptoms persist for a long time, अगर ये symptoms persist करते रहें कि नहीं, आपने दवाई भी ले ली फिर भी आपका फीवर नहीं गया, कोल्ड भी नहीं गई, कफ भी नहीं गया, that means एक हफ्ता हो गया, there's 1 week and still you are persisting with that thing. एक वीक तो बहुत ज़्यादा है, 2 दिन में भी आराम ना मिले तो यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर. तो नहीं आपको आराम मिल रहा है, दैट इट मीन्स दैट देयर सम सीरियस इशू विद यू. कोई आपको ऐसा इन्फेक्शन है जिसकी कि मेडिकल ट्रीटमेंट ज़रूरी है. अच्छा, बीमारी हमें होती क्यों है. डिजीज़ ना जेनेटिक भी हो सकती हैं और पैथोजेंस की वजह से भी हो सकती हैं. अब वर्ड पैथोजन हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि पैथोजन क्या होता है. पैथोजन इज एनी ऑर्गेनिज्म
दैट कॉजेज डिजीज। मतलब डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जो है उसी को हम पैथोजन बोलते हैं। तो पैथोजेंस की वजह से भी डिजीजेस होती हैं, और डिजीजेस कुछ हमारी बॉडी में जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं या जो मैल फंक्शनिंग हो जाती, कुछ जेनेटिक होते हैं डिसऑर्डर्स, जैसे कि हीमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस जो होती है, या और कोई कोरोनरी डिजीजेस होती हैं, वो भी कुछ डिजीजेस जेनेटिक होती हैं, कुछ और डिजीज भी होती हैं। इसके अलावा कुछ आपकी डेफिशिएंसी डिजीजेस हो सकती हैं, जैसे कि आपकी आपकी बॉडी में आयरन की कमी है तो आपको अनीमिया हो जाएगा, किसी और पर्टिकुलर मिनरल की कमी है तो वो पर्टिकुलर डिजीज हो जाएगी। सो दे आर नोन एज डेफिशिएंसी डिजीजेस। तो हेरिडिटरी डिजीजेस भी हो सकती हैं, जेनेटिक भी हो सकती हैं, डेफिशिएंसी डिजीज भी हो सकती हैं, और कुछ जो है वो पैथोजन की वजह से भी हो सकती हैं, जिनको इन्फेक्शियस डिजीज बोलते हैं। तो ये सब हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो चलो, अब कुछ डिजीजेस जो हैं वो सीरियस नहीं होती हैं एंड दे कैन गेट क्योर्ड इजीली, बट समटाइम्स दे बिकम फेटल। कुछ डिजीज ऐसी होती हैं जो कि आपकी ज़िंदगी में कभी ठीक नहीं होती हैं, आपको अपने आप को जिंदा रखने के लिए, काम करते रहने के लिए, लाइफ लॉन्ग उनके लिए मेडिकेशन लेनी पड़ती है ना। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, डायबिटीज इज वन ऑफ देम। देन डिजीज की एक और डेफिनेशन दे रखी है कि डिजीज इज अ डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल हेल्थ थ्रू स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डिसऑर्डर ऑफ द बॉडी। मतलब आपकी जो नॉर्मल हेल्थ है वो डिसरप्ट हो गई है। कैसे? कि या तो स्ट्रक्चरल तरीके से, मतलब या तो उसका स्ट्रक्चर डिसरप्ट हुआ है, किसी ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम है ना, ऑर्गन डिसरप्ट हो गया है, कोई आपका स्ट्रक्चर मैल फंक्शनिंग हो गई है, या फिर फंक्शन, किसी पर्टिकुलर ऑर्गन का फंक्शन, वो ऑर्गन फंक्शन नहीं कर रहा है सही से, तो उसको हम फंक्शनल डिसऑर्डर बोलेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल मतलब स्ट्रक्चर में चेंज आ गया है किसी ऑर्गन के या ऑर्गेनेल के, या फंक्शन में चेंज आ गया तो फंक्शनल डिसऑर्डर हो जाएगा। सो दीज आर डिजीजेस। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज आती है, जैसे हम कहते हैं ना कि आई एम वेरी हेल्दी, तो दो टर्म्स हम यहाँ पे यूज करते हैं, मैं आपको बताती हूँ, पता नहीं आपने सुना होगा कि नहीं सुना होगा। एक हम बोलते हैं बीइंग हेल्दी, कि मैं हेल्दी हूँ, ओके, और दूसरी टर्म है बीइंग डिजीज फ्री। बीइंग डिजीज फ्री कि मेरे कोई बीमारी नहीं है। तो क्या ये दोनों टर्म्स सेम हैं? बीइंग डिजीज फ्री एंड बीइंग हेल्दी, आर दे सेम? कैन यू थिंक ऑफ एन आंसर? थोड़ा सा सोचिए कि डिजीज फ्री और बीइंग हेल्दी, आर दे सेम? तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे सेम है, कुछ कहेंगे नहीं, कुछ पूछेंगे क्या डिफरेंस है, कुछ का कोई आंसर नहीं होगा। तो ये जो दोनों टर्म्स हैं, बीइंग हेल्दी एंड बीइंग डिजीज फ्री, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब डिफरेंट क्यों है? क्योंकि देखो हेल्थ में क्या है, हमने हेल्थ पढ़ी है, हेल्थ के 3 एस्पेक्ट्स हमने डिस्कस किए थे। हेल्थ को हम 3 एस्पेक्ट्स के अंडर पढ़ सकते हैं, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड सोशल हेल्थ। तीनों जो पैरामीटर्स हैं वो एक पर्सन को एक परफेक्ट हेल्थ देते हैं। परफेक्टली हेल्दी जो स्कोर होगा 100% का, वो बड़ा रेयर होता है, लेकिन फिर भी अगर ये तीनों पैरामीटर्स आपके परफेक्ट हैं, मेंटली, सोशली एंड फिजिकली यू आर फिट, देन यू आर हेल्दी। नाउ बीइंग डिजीज फ्री, डिजीज इज अ जो हम बायोलॉजिकल टर्म्स में बात कर रहे हैं, न्यूरोलॉजिकल डिजीज भी होते हैं विच आर रिलेटेड टू योर मेंटल स्टेटस, बट अगर हमारी हेल्थ, बॉडी की कोई फंक्शनिंग मैल फंक्शनिंग हो रही है, तो दैट मीन्स यू आर हैविंग सम सर्टेन डिजीज, है ना। अगर हमारी बॉडी में मतलब फिजिकली कोई प्रॉब्लम है तो दैट मीन्स वी हैव सम डिजीज, अदरवाइज वी आर कंसिडर्ड डिजीज फ्री। तो अब देखो हेल्थ में क्या आ गया, जब आप हेल्दी हैं तो आप मेंटली, सोशली एंड फिजिकली तीनों तरीके से फिट है, लेकिन जब आप डिजीज फ्री हैं तो इसका मतलब आपको कोई फिजिकल डिजीज नहीं है और मेंटल डिजीज नहीं है। मतलब आप सोशली फिट हैं या नहीं हैं वो आपके मूड पे डिपेंड कर रहा है। मतलब जैसे कई लोग होते हैं ना बहुत ज़्यादा टेम्परामेंटल होते हैं, तो दे आर नॉट सोशली वेरी एक्सेप्टेबल बिकॉज वी कीप ऑन फाइटिंग, कीप ऑन अब्यूजिंग अदर्स, और दे डोंट हैव गुड रिलेशंस इन सोसाइटी। इवन स्टूडेंट्स में भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं ना जो कि बहुत जल्दी सबसे फ्रेंडली हो जाते हैं, उनके बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, कुछ होते हैं जिनके फ्रेंड्स नहीं होते हैं, दे आर नॉट एबल टू एडजस्ट। तो वो मतलब वो एक हेल्थ का एस्पेक्ट है, तो टोटली वो हेल्दी नहीं है, लेकिन डिजीज फ्री वो हो सकते हैं क्योंकि उनको कोई फिजिकल डिजीज नहीं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि बीइंग हेल्दी एंड बीइंग डिजीज फ्री। नाउ यहाँ पे कुछ दे रखा है कि अर्लियर स्टेजेस में, पुराने ज़माने में क्या होता था कि अर्ली मैन लुक्ड एट डिजीज एज एन एक्ट ऑफ गॉड और इविल स्पिरिट। से बहुत पुरानी बात हो रही है कि जब सिविलाइजेशन नहीं थी, देन पीपल ट्रीटेड दिस कि भगवान ने गुस्सा हो गए हैं, वी हैव डन समथिंग अनलॉफुल, समथिंग unreligious, and God has given this as a punishment.
तो ह्यूमन बींग्स यूज्ड मैजिकल मेथड्स एंड सॉर्सरी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज, बड़ा बुरा हाल था। इवन नॉट इवन इन इंडिया, यूरोप में भी सॉर्सरी के वजह से कितनी सारी लेडीज जो थी उनको जिंदा जला देते थे, यूज्ड टू बर्न देम अलाइव कि शी इज अ सॉर्सरस, शी इज प्रैक्टिसिंग इविल मेथड्स। तो ये सब चीज़ें इलिटरेसी की वजह से होती थी। नाउ इंडिया में तो खैर साइंस, जब हमारे वैदिक एज थी उस समय भी बहुत एडवांस था। वी हैड सर्जरी, है ना, सर्जरी के ऊपर हमारी बुक्स भी हैं, सुश्रुता संहिता। तो बहुत सारी हमारी, मतलब हमारा साइंस वैदिक एज से, अर्ली वैदिक एज से काफ़ी एडवांस था, लेकिन यह है कि बीच में वी लॉस्ट इट, वी लॉस्ट द नॉलेज। चलिए, एनीवेज, नाउ टुडे साइंस इज वेरी एडवांस्ड एंड नाउ वी लुक एट एवरी डिजीज to be a condition which is a definite cause and thereby making it possible to prevent it or cure it. अब हम डिजीज़ की स्टडी करते हैं, उसके कॉजल ऑर्गेनिज्म का पता करते हैं। जब हमें कॉजल ऑर्गेनिज्म पता चल जाता है तब हम उसको क्योर भी कर सकते हैं कि उसको, उसकी लाइफ साइकिल को कैसे डिसरप्ट किया जाए उस ऑर्गेनिज्म की, कि वो फिनिश हो जाए। और दूसरा प्रिवेंशन, कि इसको हम बॉडी में आने ही ना दे, प्रिवेंट कैसे करें। तो हम जब डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं तो हमें डिजीज़ का ये पढ़ना होता है कि प्रिवेंट कैसे करें, और अगर वो हो जाए हमें तो हम उसको क्योर कैसे करें। प्रिवेंशन के लिए तो वैक्सीन्स हैं, या बहुत सारी आपकी सोशल जो हाइजीन है, जो अभी हमने पिछला चैप्टर पढ़ा था, हाइजीन मेंटेन करने से ही बहुत सारी बीमारियां हम प्रिवेंट कर सकते हैं। वी कैन रिमेन हेल्दी। So, to make people conscious of being healthy and disease-free, we celebrate World Health Day on April 7. 7th अप्रैल को World Health Day है, WHO ने डिसाइड किया है ताकि लोग हेल्थ के लिए थोड़े से कॉन्शियस हो जाएं। Now we are going to study some categories of diseases. Now categories of diseases मतलब diseases को बहुत तरीके से क्लासीफाई किया गया है, कैटेगराइज किया गया है या क्लासीफाई किया गया है। दे कैन बी क्लासीफाइड इन सेवरल वेज। अब देखो, क्लासिफाइड के ये डिफरेंट ना क्राइटेरिया दे रखे हैं। दीज आर द डिफरेंट क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन। तो क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, आप ये बताओ। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपके स्कूल है ना, स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, सपोज 5000 स्टूडेंट्स हैं आपके स्कूल में। तो उन 5000 स्टूडेंट्स को हमें ग्रुप्स में डिवाइड करना है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, सबसे सिंपल, कि आप उनकी क्लास टीचर्स को बुला लीजिए। क्लास टीचर्स जहाँ खड़ी हो जाएंगे, अनाउंसमेंट हो जाएगी, हाँ उस पर्टिकुलर क्लास के बच्चे उस टीचर के पास चले जाए, अपने आप बच्चे सारे स्टूडेंट सारे सेग्रीगेट हो जाएंगे। ये एक तरीका हो गया क्लासिफिकेशन का, कि वी हैव कैटेगराइज्ड एंड सेपरेटेड देम इनटू different classes and you can easily separate them or classify them कि this particular student is from this group. Another method can be, you can classify all the students on the basis of gender, all the female students one side, male students one side, gender wise classification हो सकता है। और क्या क्राइटेरिया हो सकता है, एज वाइज क्लासिफिकेशन हो सकता है कि हाँ एज ग्रुप में आप डिवाइड कर लीजिए, उस कैटेगरी में क्लासीफाई कर दीजिए स्टूडेंट्स को। और क्या क्राइटेरिया हो सकता है, आप कोई टेस्ट ले सकते हैं उनके, उसके रिजल्ट के बेसिस पे कि हाँ ए ग्रेड वाले स्टूडेंट्स ये हैं, बी वाले ये हैं, सी वाले ये, डी वाले ये। मतलब क्राइटेरिया बहुत सारे हो सकते हैं क्लासिफिकेशन के। व्हाट आई मीन इज दिस, हम ये भी कह सकते हैं कि किसके लॉन्ग हेयर हैं गर्ल्स में, वो अलग ग्रुप हो गया, शॉर्ट हेयर अलग ग्रुप हो गया। तो वी कैन हैव सो मेनी क्राइटेरियाज ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इसी तरीके से डिजीजेस को भी बहुत सारे क्राइटेरिया के बेसिस पे क्लासीफाई किया जा सकता है। तो कुछ ये क्राइटेरिया दे रखे हैं, देखो। वन इज एक्सटेंट ऑफ अकरेंस, मतलब कि डिजीज की ड्यूरेशन। एक्सटेंट ऑफ अकरेंस का मतलब हो गया, वी आर टॉकिंग अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ द डिजीज हियर, कि वो कितने एरिया में रहती है और कितने एरिया में स्प्रेड है। रीजन, एरिया या रीजन, किस रीजन में कितने एरिया में स्प्रेड है और कितने ड्यूरेशन के लिए वो है वहाँ पे। देन इसके बेसिस पे एंडेमिक, एपिडेमिक, पेंडेमिक एंड स्पोरेडिक। देन कम्युनिकेबिलिटी, इनको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। कम्युनिकेबिलिटी मतलब वो कम्युनिकेबल है कि नहीं है, मतलब इन्फेक्शियस है कि नहीं है। तो इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस हो गए। देन काइंड्स ऑफ पैथोजन, कौन से तरीके का पैथोजन है। पैथोजन क्या है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। तो कौन सा पैथोजन है जो वो डिजीज कॉज कर रहा है, उसके हिसाब से हम डिजीज को क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया है तो बैक्टीरियल डिजीज हो गई, अगर वायरस है पैथोजन तो वायरल डिजीज हो गई, कोई अगर प्रोटोजोआ है तो वो प्रोटोजोन डिजीज हो गई। किसी भी जर्म के बेसिस पे, अगर राउंड वर्म है तो वो उसके हिसाब से नीमेटोड वाली डिजीज हो गई। तो पैथोजन के हिसाब से भी हम डिजीज को क्लासीफाई कर सकते हैं। देन काइंड्स ऑफ ट्रांसमिटिंग एजेंट, ट्रांसमिटिंग एजेंट को हम क्या बोलते हैं, व्हाट इज द साइंटिफिक टर्म, वेक्टर। वेक्टर कौन सा है उसके बेसिस पे भी क्लासीफाई हो सकती है कि भाई जो हमारा
फ्लाइज हैं या मॉस्किटोज हैं या कॉकरोचेस हैं, या फिर वाटर बॉर्न डिजीज़ है, वाटर के थ्रू ट्रांसमिट हो रही है, फूड बॉर्न है, फूड के थ्रू ट्रांसमिट हो रही है, एयर के थ्रू हो रही है, इंसेक्ट्स के थ्रू ट्रांसमिट हो रही है। तो वेक्टर के हिसाब से भी हम डिजीज़ को क्लासीफाई कर सकते हैं। सो दीज आर सम कैटेगरीज ऑफ डिजीजेस, द क्राइटेरिया ऑन विच डिजीज कैन बी क्लासीफाइड, या वेरियस डिजीजेस कैन बी क्लासीफाइड। नाउ पहला जो हमारा पहला पॉइंट है, एक्सटेंट ऑफ अकरेंस। एक्सटेंट ऑफ अकरेंस के बेसिस पे कौन कौन सी हमने क्लासिफिकेशन की है। फर्स्ट इज एंडेमिक। एंडेमिक क्या है कि व्हेन द डिजीज इज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया ओनली एंड अटैकिंग अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल ओनली। किसी फिजिकल एरिया का मतलब हो गया, यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि फिजिकल रीजन जो है, वहाँ की कुछ जोग्राफिकल कंडीशंस ऐसी हैं, वहाँ का सॉइल ऐसा है, वहाँ के कुछ सॉइल में प्रॉब्लम है, पानी में किसी चीज़ की कमी है, किसी मिनरल की, या सॉइल में कोई मिनरल एक्सेस में है, या वहाँ का टेम्परेचर ऐसा रहता है, मतलब कुछ ऐसी वहाँ पे फिजिकल कंडीशन है, टेम्परामेंट की, जो वहाँ की जोग्राफिकल एरिया है वहाँ की कुछ ऐसी कंडीशन है, एटमॉस्फेयर की ऐसी कंडीशन है कि उसी पर्टिकुलर एरिया में वो डिजीज़ होती है। इट इज़ लोकलाइज्ड, तो ओनली अटैकिंग अ फ्यूअर नंबर ऑफ पीपल। लोकलाइज्ड एक पर्टिकुलर एरिया में है और वहाँ पे भी कुछ लोगों को होती है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल क्या है, येलो फीवर इन अफ्रीकन कंट्रीज एंड गॉइटर इन सब हिमालयन रीजन्स। सब हिमालयन रीजन्स में गॉइटर क्यों होता होगा, क्योंकि वहाँ की सॉइल में जो आयोडीन की कुछ कमी होगी, या पानी में आयोडीन कम होगा, या कुछ ऐसे मिनरल्स का जो डिफरेंस, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन होगा, कि प्रॉब्लम हो रही है। तो दैट इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर एरिया ओनली, दैट इज नोन एज एंडेमिक डिजीज। नाउ सेकेंड इज एपिडेमिक। एपिडेमिक क्या होता है कि जब किसी एरिया में डिजीज का ब्रेकआउट हुआ, डिजीज स्टार्ट हुई किसी पर्टिकुलर एरिया में, अब वो फिर क्या होता है कि वहाँ से दूसरी जगह एक इन्फेक्टेड पर्सन दूसरी जगह गया तो उसने वहाँ भी फैला दी। तो एक लोकल एरिया में ही, आसपास के रीजन में ही जो डिजीज स्प्रेड होती रहती है, दैट इज नोन एज एपिडेमिक। मतलब एपिडेमिक ऐसा नहीं है कि बहुत दूर चली जाएगी, लेकिन फिर भी एक पर्टिकुलर रीजन में रहेगी। हो सकता है कि कुछ सिटीज़ में हो, एक स्टेट की कुछ सिटीज़ में हो, या एक स्टेट में हो, या कुछ सराउंडिंग रीजन्स हो। ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया में हो जाएगी या पूरी कंट्री में हो जाएगी। दैट इज नोन एज एपिडेमिक। When the disease breaks out and spreads from place to place affecting large number of people at the same time, जैसे कि 1994 में प्लेग हुआ था सूरत में, और वो काफ़ी कंट्रीज में, सॉरी सिटीज़ में स्प्रेड हो गया था, गुजरात से, गुजरात में सूरत से। तो ये एपिडेमिक है। नेक्स्ट इज पैंडेमिक, जो हम अभी कोविड की सिचुएशन फेस कर रहे हैं, तो कोविड इज क्लासिफाइड अंडर द पैंडेमिक डिजीज। पैंडेमिक क्यों है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड लोग अफेक्ट, पूरी दुनिया में जिसका इन्फेक्शन हो जाए, दैट इज अ पैंडेमिक। जैसे कि एड्स, जहाँ पे कि पूरी दुनिया में इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड वाइड, यहाँ की हर कंट्री में आपको ये जो है डिजीज, इससे अफेक्टेड पेशेंट्स मिल जाएंगे। तो दिस इज नोन एज अ पेंडेमिक। अभी एड्स है और अब तो कोविड इसका बेस्ट एग्जांपल है। देन यू हैव स्पोरैडिक। स्पोरैडिक डिजीज क्या होती है कि जहाँ पे कि स्कैटर्ड है, कि कहीं पे भी छोटी सी रीजन में हो जाएगी, कहीं किसी और सिटी में कहीं होगी, थोड़े थोड़े एरियाज में। स्पोरैडिक, इसके कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि एक एरिया में एक ग्रुप ऑफ पीपल आर अफेक्टेड, ऐसा नहीं है। कभी किसी के घर में, एक मोहल्ले में किसी को, एक पूरी अब जो लोकेलिटी है उसमें किसी बंदे को एक को प्रॉब्लम है वो, या सिटी में 100 लोगों को प्रॉब्लम है, या मतलब पता भी नहीं चलती ऐसी बीमारियाँ, जैसे मलेरिया हो रहा है, या कॉलरा है, या और कोई सिंपल सी डिजीज है, चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स है, जो डिजीज होती रहती हैं सबको, ठीक है। तो व्हेन देयर आर स्कैटर्ड इंडिविजुअल केसेस ऑफ अ डिजीज, दैट इज मलेरिया, कॉलरा एटसेट्रा, सो दीज आर स्पोरैडिक डिजीजेस। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा नंबर में पेशेंट्स आते हैं। सो दीज आर स्पोरैडिक। तो ये आपकी हो गई एक्सटेंट ऑफ अकरेंस की बेसिस पे, ठीक है। देन कैटेगरीज ऑफ डिजीजेस बेस्ड ऑन कम्युनिकेबिलिटी। कम्युनिकेबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस हैं कि नॉन इन्फेक्शियस हैं, कम्युनिकेट हो रही हैं डिजीजेस एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में, या नहीं हो रही हैं। इसमें दो कैटेगरी हैं, नॉन कम्युनिकेबल या फिर नॉन इन्फेक्शियस, या फिर कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या हो गई कि जिसमें कि कोई जर्म इन्वॉल्व नहीं, कोई पैथोजन इन्वॉल्व नहीं है ना, नो पैथोजन इज इन्वॉल्व, कोई जर्म इन्वॉल्व नहीं है। क्यों? जब पैथोजन इन्वॉल्व नहीं है तो दे कैन नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, तो फिर क्या है, नॉन ट्रांसमिसिबल है।
तो ये होती कैसे हैं? ये अपनी किसी जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से होती हैं, या एक्सीडेंट की वजह से होती हैं, या हमारी बॉडी में किसी चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाए या ज़्यादा हो जाए, मतलब ओवर हो जाए कोई चीज़, कोई मिनरल, कोई हार्मोन का रिलीज, तो तब भी प्रॉब्लम होती है, कोई डेफिशिएंसी हो जाए तब भी प्रॉब्लम होती है। दोनों दोनों या जो भी है, किसी भी कॉज की वजह से ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। सिंपल बात यह है कि पैथोजन की वजह से नहीं होती है। तो एग्जाम्पल क्या है? डायबिटीज़, कलर ब्लाइंडनेस, हार्ट अटैक, बेरी बेरी, आर्थराइटिस, और भी जो कि आपकी ऐसी डिजीजेस होती हैं जो कि कम्युनिकेबल नहीं होती। ठीक है, अब दूसरी है कम्युनिकेबल डिजीजेस। अब ये जर्म्स के थ्रू ही होती है, मतलब पैथोजन के थ्रू ही होती हैं। अब जर्म्स क्या होते हैं कि एक जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसकी बॉडी से दूसरे हेल्दी पर्सन की बॉडी में जाते हैं। तो ये जो मेथड है, मेथड ऑफ ट्रांसमिशन है, ये पैथोजन के थ्रू भी हो सकता है, एयर के थ्रू भी हो सकता है, वाटर के थ्रू भी हो सकता है, फूड के थ्रू भी हो सकता है। तो दे मस्ट रीच अ हेल्दी पर्सन, जर्म्स मस्ट रीच अ हेल्दी पर्सन। तो कॉज ऑफ डिजीज इज पैथोजन, और जो ट्रांसमिशन होता है उसका फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, इट इज कॉल्ड इन्फेक्शन। इन्फेक्शन क्या है? द ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, the disease or the disease causing organism from one infected person या sick person to a healthy person, that is known as infection। ठीक है, अच्छा, अब इन्फेक्शन जैसे आप ना किसी मम्मी ने किसी फ्रेंड के पास जा रहे हो, वो बीमार है, सपोज उसको सीरियस बीमारी नहीं है, कॉमन कोल्ड कॉफ हो रहा है, तो आपकी मम्मा ने कहा कि नहीं जाना, आपको भी बीमारी हो जाएगी, लेकिन आप जाओगे तो होगा क्या कि वहाँ से आप लौट के आओगे तो उसी समय आपको वो सिम्टम्स नहीं होंगे जो उसको है, उसमें 1-2 दिन का टाइम लगता है। डिपेंड्स ऑन दी कौन सी बीमारी है। हर डिजीज़ के पैथोजन का जो इन्फेक्शन का टाइम होता है, टाइम के बाद जो उसके सिम्टम्स की अपीयरेंस होती है, दैट इज नोन एज इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? जब आपको इन्फेक्शन हुआ, जैसे आप अपनी फ्रेंड के पास गए, सपोज मंडे को गए हो आप, मंडे को हम डेट मान लेते हैं 1 जनवरी। ठीक है, 1 जनवरी को आप अपने फ्रेंड के पास गए, कोई भी डिजीज़ होगी, अभी हम उसकी बात करेंगे। इंक्यूबेशन पीरियड का टाइम सब डिजीज़ का अलग अलग होता है। उसके बाद आपको, अभी आप घर आ गए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, मंडे के बाद सैटरडे आ गया, और सैटरडे को अपडेट क्या हो जाएगी, मंडे से लेके 6 डे, तो 6 जनवरी आ गई। अब सैटरडे को आपको उसकी डिजीज़ के सिम्टम्स नज़र आने लगे। आप कहोगे यार किया ही नहीं, अभी अभी मेरे को ये प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है? लेकिन वो प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है? क्योंकि आप जो 1 तारीख को अपने फ्रेंड के पास गए थे, वहाँ से आपने इन्फेक्शन कैच किया, वो जो भी इन्फेक्शियस एजेंट था वो आपकी बॉडी में था। ठीक है, वो 6 डेज, 1 वीक नहीं, 6 डेज तक वो आपकी, या 5 डेज तक आपकी बॉडी में रहा। वहाँ पे उसने मल्टीप्लाई किया, अपनी लाइफ साइकिल को उस स्टेज पे ले आया कि अब वो आपकी बॉडी में एक डिजीज़ की तरह अकर होगा, सिम्टम्स शो करेगा। तो ये जो ड्यूरेशन है, आपको जब इन्फेक्शन हुआ और जब आपकी बॉडी में सिम्टम्स अपेयर होने शुरू हुए, उस जो ड्यूरेशन है, जो पीरियड है, उसको हम डिजीज़ का इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। ठीक है, तो दिस पीरियड इज नोन एज इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ दैट पर्टिकुलर डिजीज। सारे डिजीज का जो उनके जो कॉजल ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनका इंक्यूबेशन पीरियड अलग अलग होता है। ओके, सो नाउ प्रोग्रेस चेक आ गया आपका, यहाँ पे मैचिंग दे रखी है। फर्स्ट इज प्लेग। प्लेग कैसी डिजीज है? स्पोरेडिक है, पेंडेमिक है, एपिडेमिक है, या एंडेमिक है? तो आपको हमने कहा था कि जो प्लेग है वो लोकलाइज थी, तो ये क्या हो जाएगा, एपिडेमिक हो जाएगा, कि एक रीजन में थी, है ना। मलेरिया कौन सी डिजीज है? मलेरिया कभी कहीं कहीं हो सकती है, तो ये स्पोरेडिक हो गई। नेक्स्ट इज गॉइटर। गॉइटर एक पर्टिकुलर रीजन में ही होगी जहाँ पे कि आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी, तो वो एंडेमिक हो गई। एंड देन योर एड्स। एड्स जो है ये कैसी डिजीज है? ये आपकी पैंडेमिक है। एड्स इज अ पैंडेमिक डिजीज। Now, classify the following diseases into communicable and non-communicable diseases. Cholera communicable है, beriberi non-communicable, color blindness non-communicable, diabetes non-communicable, malaria communicable, plague communicable, heart attack non-communicable. Okay, simple. Now, non-infectious diseases, ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, हम देख लेते हैं बस ऐसी। यहाँ पे इन्होंने कुछ क्लासिफिकेशन कर रखी, एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से कौन कौन सी डिजीज हो सकती है। बेरी बेरी, स्कर्वी, ये विटामिन की डेफिशिएंसी होते हैं। आपने चैप्टर में पढ़ा था, कौन सा चैप्टर था आपका? 10th चैप्टर था,
तो उसमें हमने ये सब पढ़ा था, तो मैं उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की वजह से डायबिटीज़, गॉइटर वगैरह। डायबिटीज़ मेलिटस एक कंडीशन है जो कि हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से होती है, आपकी जो हार्मोन होती है उसकी वजह से। गॉइटर जो है ये भी हार्मोन, हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड जो हार्मोन है उसकी वजह से। जेनेटिक डिजीज, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, एलर्जीज, हे फीवर, एस्मा। डीजेनरेटिव मतलब एजिंग की वजह से जो डिजीज आती हैं, जैसे आर्थराइटिस है, कैटरेक्ट है। एक पर्टिकुलर एज के बाद अगर आपकी लाइफस्टाइल सही नहीं रही है तो ये बीमारियां हो ही जाती हैं। फिजिकल एंड केमिकल कॉज हो सकते हैं, जैसे कि आपको चोट लगी, इंजरी हो गई, हीट, गर्मी की वजह से, हीट वेव की वजह से होती है, कोल्ड वेव की वजह से बीमारियां होती हैं, रेडिएशन से आप एक्सपोज हो जाए, है ना, किसी भी तरह की रेडिएशन से, तो आपको प्रॉब्लम्स होती है, पॉइजनिंग। देन मेंटल इलनेस, डिप्रेशन, शाइजोफ्रीनिया, कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ल्यूकेमिया मीन्स ब्लड कैंसर, इन सब चीज़ों से भी डिजीजेस हो सकती हैं। कैंसर क्या है? कैंसर एक्चुअली क्या होता है? इट इज अब नॉर्मल डिवीजन ऑफ सेल्स, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स। जब आपके सेल्स बॉडी के कंट्रोल में नहीं रहते हैं, डिवीजन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, तो ट्यूमर बन जाता है, और वो सेल्स इकट्ठे होते जाते हैं ना, कहीं तो जाएंगे, तो एक आउट ग्रोथ बन जाती है, ट्यूमर बन जाता है, और उसमें अगर इन्फेक्शन हो जाए उस ट्यूमर में, देन इट बिकम्स कैंसरस। तो कैंसर्स आर यूजुअली फेटल। अगर कैंसर का अर्ली डिटेक्शन हो जाए तो फिर सर्वाइवल के चांसेस हैं, क्योंकि क्योर हो जाता है, फिर रेडिएशन से उसके एरिया को किल किया जाता है, काफ़ी लंबा ट्रीटमेंट चलता है। लेकिन अगर लेटर स्टेज में पता चलता है, देन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू क्योर इट। कैंसर के कॉजेज बहुत सारे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। हमारी लाइफस्टाइल में हम कहाँ कहाँ किस चीज़ से एक्सपोज हो रहे हैं हमें पता भी नहीं चलता। केमिकल्स, स्टार्स फ्रॉम टोबैको स्मोकिंग, टोबैको च्यूइंग, ड्रग्स, पोल्यूशन, सर्टेन रेडिएशन, इवन सर्टेन वायरसेस। कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म या कोई भी एजेंट जो कि कैंसर को, कोई भी पैथोजन जो कि कैंसर कॉज कर रहा है, इज नोन एज कार्सिनोजन। कार्सिनोजन इज एनी एजेंट दैट कॉजेज कैंसर। कैंसर नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि ये चिपक जाता है किसी भी पार्ट में, किसी भी सेल में, किसी भी ऑर्गन में, और वहाँ पे बहुत जल्दी मल्टीप्लाई है, सीजस, अपनी ग्रिप नहीं छोड़ता है ना, चिपक जाता है मीन्स ग्रिप नहीं छोड़ता है अपनी, लाइक जस्ट लाइक दी क्रैब कैंसर, क्रैब पकड़ लेता है ना, वो छोड़ता नहीं है, तो इसीलिए इस बीमारी का नाम भी कैंसर रख दिया है। कैंसर अकर्स मोस्टली इन दोज टिश्यूज इन विच सेल डिवीजन इज अ नॉर्मल एक्टिविटी। जहाँ पे ऐसे टिश्यूज में जहाँ पे कि सेल डिवीजन बहुत ज़्यादा होती है, कैंसर ज़्यादा कॉमन होता है, जैसे कि स्किन है, लिवर है, लाइनिंग ऑफ स्टमक, यूट्रस, ब्रेस्ट एक्सेट्रा। क्योंकि अब नॉर्मल डिवीजन ही कैंसर कहलाती है। अगर अब नॉर्मल डिवीजन हो रही है उसमें इन्फेक्शन है, दैट इज कैंसरस ग्रोथ। नाउ कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीजेस, दे आर ऑलवेज ड्यू टू सम डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म दैट इज अ पैथोजन। पैथोजन में बहुत सारे पैथोजन है, टाइप्स ऑफ पैथोजन बहुत सारे होते हैं, लेकिन अब हमारे पास जो है, हम इस बुक में जो दे रखा है वही पढ़ेंगे चैप्टर में, जो सिलेबस में, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ। उसमें भी बैक्टीरियल डिजीज में कॉलरा, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, वायरल में एड्स, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस, प्रोटोजोआ की वजह से मलेरिया, अमीबिक डिसेंट्री, स्लीपिंग सिकनेस, और हेलमिंथिक मतलब वर्म्स की वजह से एस्कैरियासिस, टीनियासिस, फाइलेरियासिस। ये डिजीज हम पढ़ने वाले। यहाँ पे इंक्यूबेशन पीरियड की डेफिनेशन दे रखी है आपको कि इंक्यूबेशन पीरियड इज द पीरियड बिटवीन द एंट्री ऑफ जर्म्स एंड द अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट सिम्टम्स ऑफ द डिजीज, दैट इज नोन एज इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। मैंने बताया कि जिस दिन आपके बॉडी में जर्म्स एंटर हुए, उसके बाद वो आपकी बॉडी में ना आराम से रहता है, फिर रिप्रोडक्शन करता है। जैसे मेहमान आते हैं ना कि टिक गए आराम से, अब जा ही नहीं रहा, तो वो आके रहता है, पहले देखता है आपकी बॉडी में, हाँ कौन कौन सी चीज़ें अच्छी हैं, कहाँ पे जाके मैं बैठ जाऊँ, आराम से चिपक जाऊँ, उस एरिया को उस पर कब्जा कर लूँ, और फिर वहाँ पे वो मल्टीप्लाई करना शुरू करता है। तो उसके बाद जब मल्टीप्लाई करता है, जब उसकी जो लाइफ साइकिल ऐसे स्टेज पे आ जाती है कि हमारी लाइफ को अफेक्ट करती है, उस पर्टिकुलर ऑर्गन को अफेक्ट करती है, तब सिम्टम्स नजर आने शुरू होते हैं। तो इंक्यूबेशन पीरियड इज दी जो पीरियड है, जो गैप है फ्रॉम द एंट्री ऑफ जर्म्स, जिस दिन आपकी बॉडी में इन्फेक्शन हुआ उस दिन से लेके उस दिन तक जब आपकी बॉडी में पहला सिम्टम नजर आया उस पर्टिकुलर डिजीज का, दैट इज नोन एज इंक्यूबेशन पीरियड। ये कुछ बीमारियों के इंक्यूबेशन पीरियड दे रखे, देखो निमोनिया का ओनली 1 to 3 days, टाइफॉइड का 7 to 21 days, मतलब 1 week से लेके 3 weeks के बीच में उसके सिम्टम्स अपीयर होते हैं। कॉलेरा 2 से 6 दिन में, एक हफ्ते के अंदर ही। चिकन पॉक्स 14 to 20 days, 2 to 3 weeks, है ना, इस तरीके से। देखो रेबीज के विद इन अ मंथ नजर आ जाते हैं,
लेप्रेसी के अप टू सेवरल ईयर्स, मतलब लेप्रेसी का इन्फेक्शन हो गया और बहुत सालों तक पता ही नहीं चलेगा कहाँ से इन्फेक्शन हुआ। HIV के भी बहुत सालों बाद भी हो सकता है कि वो सिम्टम्स आपको नज़र आए। बॉडी में वो वायरस है लेकिन वो काम मतलब अपने आप को शो नहीं करेगा, बहुत साल तक आपकी बॉडी में ऐसे ही बैठा रहेगा, शांति से बैठा रहेगा, और उसके बाद कभी कहीं जाके वो अपने आप को शो करेगा। सो ऑल इन्फेक्शियस डिजीजेस हैव अ सर्टेन इंक्यूबेशन पीरियड, जो कि यहाँ पे इस टेबल में दे रखा है। तो इसके बाद आपके इस चैप्टर में डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, उनके डिटेल्स, फिर वायरस के डिटेल्स, फिर हेलमिंथ्स के, प्रोटोजोन्स के, तो ये हम अलग अलग लेक्चर में कवर करेंगे। और आप लोग ना, हाँ एक चीज़ मैं बोलूँगी कि ये जो चैप्टर्स है ना, ये लास्ट वाला यूनिट है आपका, इसके जो चैप्टर्स हैं ये ऐसे हैं कि आप जैसे बाकी सब में तो काफ़ी लर्न करना पड़ता है, ये सारे चैप्टर्स ऐसे हैं कि आप जैसे मैं लेक्चर पढ़ा रही हूँ, जो करा रही हूँ, उसको आराम से देख लो और आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा। मतलब आपका इन चैप्टर्स का काम सिर्फ लेक्चर्स देख के ही चल जाएगा, इसके बार बार आपको इसको याद करने की ज़रूरत नहीं। ये चैप्टर सिंपल है, इतने तो सिंपल हैं दिस आई कैन से, कि आप देख लेंगे लेक्चर तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। टेक केयर एंड स्टडी।